हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में M13 MP7 कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और फॉरेन डीएनए को कैसे वो कैरी करता है, हमने इसको समझा था। अब हम M13RF बेस्ड ही प्लाज्मिड हाइब्रिड वेक्टर कैसे काम करता है इसको हम समझ रहे हैं। यानी M13RF को लिया है कहाँ से? बैक्टीरियोफेज से, और जो प्लाज्मिड है वो कहाँ से लिया जाएगा? ई कोलाई से लिया जाएगा, और उसको दोनों को मिला के हम इस प्रकार से वेक्टर बना रहे हैं। वही वेक्टर हमारा कहाँ जाएगा? फिर इसके अंदर पैक होएगा बैक्टीरियोफेज के अंदर, और उस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया जाएगा बैक्टीरिया। तो ये जो हमारा डेराइव्ड वेक्टर है PEMBL8, हमने कल बताया था आपको कि इनके नंबरिंग कुछ दिए जाते हैं। P जो शो करता है वो प्लाज्मिड को, और ये जो है वेक्टर का एक स्पेसिफिक नाम होता है। ये डेराइव्ड वेक्टर है जो M13RF और प्लाज्मिड को मिला के बनाया गया। तो ये प्लाज्मिड कहाँ से लिया गया? देखिए, M13RF लिया गया है और दूसरा कहाँ से लिया गया है? PUC8 का प्लाज्मिड लिया गया है। PUC8 प्लाज्मिड में क्या था? यहाँ हमें रिवाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि इसके अंदर हमने क्या डाला था। वहां भी हमने प्लाज्मिड यूज किया था। एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंट जीन है वो ऑलाई साइट थी ही, और लैगजेड था जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस था। लैगजेड को हमने इंटरप्ट, यहाँ मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस पर हम क्या डाल सकते थे? फॉरेन डीएनए डाल सकते हैं। तो ये हम बना रहे हैं प्लाज्मिड जो है वो हाइब्रिड प्लाज्मिड बना रहे हैं, या हाइब्रिड वेक्टर बना रहे हैं, जो आगे किसमें काम आएगा? जीन क्लोनिंग के लिए काम में आएगा। तो इट इज 3997 बेस पेयर इन साइज, और ये प्लाज्मिड क्या करता है? इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस है। देखिए आप, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस, ये हमने कहां से लिया है? PUC8 से। और ये M13RF जो फेज डीएनए जो वाइल्ड है वो हमने लिया है। इनको मिला के लैगजेड चूंकि हमारा इंटरप्ट हो चुका है, इसका मतलब लैगजेड अब एक जेनेटिक मार्कर का काम करेगा, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी हमने इसके अंदर लिया है। जो फॉरेन डीएनए है वो कहाँ डालेंगे? क्योंकि मालूम है हम मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस के अंदर डालते हैं। तो लैगजेड इंटरप्ट हो चुका है, और इसके अंदर हम इसको देखिए, यहाँ से मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस में PUC8 के अंदर जो हमने कल आपको बताया था कि उसमें कई सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ काम करता है, ब्लंट एंड बनाता है, और इस ब्लंट एंड जो बन जाता है उस जगह पर आराम से फॉरेन डीएनए को कट करके डाला जा सकता है। तो ये फॉरेन डीएनए है, इसको कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसका भी ब्लंट एंड बना है दोनों साइड से, और यहाँ भी ब्लंट एंड है। तो ये आराम से डीएनए लाइगेज द्वारा फॉरेन डीएनए और ये जो आपका वेक्टर है इसमें फॉरेन डीएनए को डाल दिया जाता है। देखिए, डीएनए लाइगेज से ये जो अपना वेक्टर बना था, कौन सा? PUC8 और प्लाज्मिड के द्वारा बनाया गया था। ये वेक्टर था, इसको हमने बीच में से काटा है, और यहाँ पर फॉरेन डीएनए इजीली डल गया। तो ये वायरस, अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये जो बना है, ये आराम से, ये जो M30 ये वाला वेक्टर था, इसको आराम से बैक्टीरियोफेज के अंदर पैक कर दिया जाएगा, और बैक्टीरियोफेज उस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट इसके रह जाते हैं एडवांटेज। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इतना हमने क्यों किया है कि हमें, क्योंकि इसके जो है वो किस लिए हम यूज कर रहे हैं, जीन क्लोनिंग में इसकी क्या उपयोगिता है। तो M13RF जो है, क्योंकि लार्ज नंबर में मिलते हैं, हमें मालूम है कि रेप्लिकेटिव फॉर्म है, कई बार रेप्लिकेट होकर ये मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, तो हमारे ये लार्ज नंबर में बनते हैं। सो द RF कैन इजीली बी आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड हो जाएंगे, तो जीन क्लोनिंग में इजीली काम में आएंगे। M13 एक्चुअली क्या है? फिलामेंटस फेज है, ये हमने पढ़ा ही था, अभी डायग्राम देखा था। उसके अंदर केवल कैप्सिड और बाहर प्रोटीन कोड कैप्सिड, और अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है, जो कि हम वाइल्ड टाइप डीएनए कहते हैं, और उसी को हमने रेप्लिकेटिव फॉर्म कहा था। तो M13 इज अ फिलामेंटस फेज, relatively large DNA segment can be packed in phage particle। फेज पार्टिकल के अंदर हम ज्यादा लंबा डीएनए को पैक कर सकते हैं।
वेक्टर में क्योंकि MCS होते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग जो है सीक्वेंस होता है, इसलिए डीएनए सेगमेंट को डिफरेंट एंड पर हम कट करके और उसमें कई सारे डिजायर्ड डीएनए को डाल सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी क्लोन्ड एट वन बाय शॉटगन क्लोनिंग। शॉटगन क्लोनिंग से भी हम कई सारे फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं। और इकोलाई सेल जिसके अंदर rDNA पाया जाता है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। कैसे? क्योंकि हमने जेनेटिक मार्कर लिया है लैक-जेड, जो कि हमने कल आपको बताया था कि लैक-जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और हम लैक-जेड को इंटरप्ट कर रहे हैं, और इंटरप्ट करने से यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर रहे हैं उसका, तो वो पार्ट डैमेज हो जाता है और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाता है। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाता है तो जब हम ग्रोथ मीडियम में जो एक्स जेल डालते हैं उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उस एक्स जेल को ब्लू कलर के कंपाउंड में तोड़ता है और वहां पर ब्लू कलर बन जाता है। किस पे? ग्रोथ मीडियम पे। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो ग्रो करे और हमारी व्हाइट कॉलोनीज दिखें, क्योंकि दूसरे बैक्टीरिया हमारे एम्फिसिलिन होने के कारण उस पर ग्रो नहीं करेंगे और लैक-जेड होने के कारण इस पे कॉलोनीज व्हाइट ग्रो करेंगी, जैसा कि हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था। और हम आराम से उनको रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को आराम से ग्रोथ मीडियम पर सेलेक्ट कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि होस्ट सेल हैज नॉट बीन लाइज्ड व्हाइल रिलीजिंग मैच्योर फेज। मैच्योर फेज जब तक बनेंगे नहीं जब तक होस्ट सेल लाइज नहीं होगी। इसलिए ये भी इसका फायदा है कि बैक्टीरियोफेज को आराम से इसके अंदर मल्टीप्लाई होने आरएफ को यानी रेप्लिकेटिव फॉर्म को आराम से मल्टीप्लाई होने देते हैं। फेज पार्टिकल नहीं बनते। फेज पार्टिकल बनते ही तो क्या होता है? सेल लाइज हो जाती है और वो हमारे काम की नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद आइडेंटिकल सीक्वेंस कैन बी आइसोलेटेड फॉर डीएनए सीक्वेंस। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो हमारा फेज डीएनए था उसको हमने क्या किया था? उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल के और रेप्लिकेटिव फॉर्म्स बनाए थे, और यही रेप्लिकेटिव फॉर्म्स वाइल्ड जो टाइप थे उन्हीं को हम एज ए वाइल्ड टाइप जो है उसमें दूसरी चीजों को जोड़कर, दूसरे करेक्टर्स को जोड़कर हम उसे वेक्टर ऐसा तैयार कर रहे हैं जो कि जीन क्लोनिंग टेक्निक में काम में आएगा। तो हमें वेक्टर कहाँ से बनाना है? ये वाइल्ड टाइप को तो लेना ही पड़ेगा, उसमें जो मेन चीजें हैं उसको तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मार्कर को डाल के, क्योंकि वाइल्ड टाइप के अंदर क्या है? ओराई साइट है, इंटरजेनिक सीक्वेंस है, लेकिन उसमें जेनेटिक मार्कर नहीं है, तो जेनेटिक मार्कर डालना पड़ेगा। मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस हम क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके अंदर कई सारे हम डिजायर्ड डीएनए को एक साथ डाल सकें। तो ये हमारा फायदा है इन को कंस्ट्रक्ट करने का। तो एज सच जो नॉर्मल प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का या नॉर्मल बैक्टीरियोफेज का नॉर्मल डीएनए है वो एज ए वेक्टर काम में नहीं आता है। तो हम ये पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग। थैंक यू।